जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और इससे पहले कई चीफ मिनिस्टर झारखंड के चीफ मिनिस्टर भी जेल गए थे। ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके इम्प्लीमेंटेशन से, जिसके लागू होने से चीफ मिनिस्टर को जेल भेजना आसान हो गया है? क्या ये डेमोक्रेसी का ये एक मजाक है? क्या हमारी गवर्नमेंट डिक्टेटर होती जा रही है? तो आइए उन सभी कारणों को जानेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। इससे पहले संजय सिंह जी को भेजा गया था जेल, जो कि आपके ही कैंडिडेट थे। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर जी ने तो रिजाइन कर दिया, परंतु अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो जेल से ही गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की 1980s के से। 1980s में 1980 के दशक में इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। 1980 के दशक में ड्रग्स का काफ़ी आवागमन हो रहा था। ड्रग्स के ट्रेड हो रहे थे, जिसके कारण बहुत से ब्लैक मनी इधर से उधर हो रहे थे। ये काफ़ी कंसर्न देखा गया कई देशों में। ये सिर्फ एक देश के कंसर्न्स नहीं थे, कई देशों के कंसर्न्स थे, जिसके कारण यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टेप लिया। यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हुई और 1988 में जब सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज मिलते हैं तो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया कि इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही थी, क्या स्टेप लिया जाए। तो उन्होंने 1980 के दशक में 1988 में उन्होंने काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर इस स्टेप के साथ आगे बढ़े और उसी समय यूनाइटेड नेशंस कन्विक्शन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का इनॉग्रेशन किया गया, जिसके तहत सभी कंट्रीज मेंबर को ये हिदायत दी गई कि आप लोग अपने अपने देश में कुछ ऐसा कदम उठाएं, ऐसा एक्शन ले जिससे कि इन ड्रग्स माफियाओं की को काउंटर किया जा सके और इस प्रॉब्लम के साथ को काउंटर किया जा सके। जिसके फिर अगले ही साल 1989 में 1989 को G7 कंट्रीज मेंबर की मीटिंग्स हुई। G7 कंट्रीज मेंबर्स ने इस इलिसिट ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने इसे मेजर कंसर्न्स बताया और कहा कि सभी कंट्रीज मेंबर ने ये स्टेप लिए कि नहीं, इसको रोकने के लिए कोई न कोई ठोस एक्शन जरूर लिया जाएगा। सभी ने ये प्रण ली। फिर 1990 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की फिर से बैठक हुई, जिसमें पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के पीछे भी यही वजह थी कि अभी तक इतने सारे मीटिंग्स हुए लेकिन अभी तक किसी भी देश ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इसको फिर से लोगों में सामने डिस्कस करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कई हार्ड कंट्रीज के ऊपर हार्डली दबाव बनाया गया, हार्डली सप्रेस किया गया कि आप लोग कोई ना कोई एक्शन जरूर ले, क्या कर रहे हो अभी तक। तो फिर जब इतने सारे काफ़ी मीटिंग्स हुई, सभी मीटिंग्स के दौरान जब इतने मीटिंग्स होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर हमारी गवर्नमेंट 2002 में जाकर सक्रिय होती है।
2002 में जाकर एक्टिव होती है और उन्होंने इस मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए PMLA एक्ट लाया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल शक के आधार पर ही अरेस्ट किया जा सकता था और उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। बेल की कोई गारंटी नहीं थी इसमें, बेल ना कि बिल्कुल नहीं मिलता था इतनी आसानी से मिलना, जब तक कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, जब तक कि वो ये साबित नहीं कर देते कि नहीं मेरी जो मनी है वाइट मनी है, पूरी तरह से मैंने कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं की हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ करके ही ये पैसा कमाया है, जब तक कि वो साबित नहीं कर देते। ऐसे नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या होता है कि बेल दिया जा सकता है। बेल एक एक्सेप्शन आसानी से दिया जा सकता है इन्हें बेल, लेकिन जब तक कि वो कन्विक्ट प्रूफ नहीं हो जाते। कन्विक्ट प्रूफ होने के बाद ही उन्हें जेल किया जाता है। परंतु इसमें PMLA में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसमें बेल नहीं दिया जाता जब तक कि आपको इसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि आप गलत नहीं हैं। ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में ये सब में क्या होता है कि इसमें प्रेशर जाता है, बर्डन जाता है ओवरऑल लॉयर के ऊपर कि लॉयर को प्रूफ करना होता है। इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है उन्हीं को प्रूफ करना होता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैंने जो पैसे कमाए हैं वो इलीगल नहीं है। जब इसमें क्या था, इस एक्ट का PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था, जो ड्रग्स इलिसिट ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है उन्हें रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। परंतु चलिए डिस्कस करते हैं कि ये अपने पाथ से डाइवर्ट कैसे होते हैं, किस प्रकार ये डेविएट हो जाते हैं। तो इसके डेविएशन के पीछे का मुख्य वजह है 2009 में गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में लॉ पारित किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ और भी क्रिमिनल ऑफेंसेस थे जिसको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया। जैसे में आप देख सकते हैं 2009 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि 1988 में बनाए गए थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जितने भी एक्शंस होते थे हैं वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत डील किए जाएंगे। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्शंस भी आए हैं जिसके तहत इस मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी, चूँकि आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो एक्यूज्ड पर्सन्स के जितने भी ये हैं, जितने भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उन्हें दोषी साबित होने से पहले ही उन्हें जब्त कर लिए जाते हैं। जी हाँ, जबकि जो कि नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस थे उसमें जब तक कि आप साबित नहीं होते हैं कि आप दोषी हैं तब तक आपके प्रॉपर्टीज़ को जब्त नहीं किए जाते हैं, परंतु इसमें पहले ही जब्त कर लिए जाते हैं। उदाहरण है नीरव मोदी का केस। नीरव मोदी के केस में जब तक कि उन्हें साबित नहीं हुआ उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। 2009 में पब्लिक सर्वेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किए जाने के बाद उन्हें आसानी से बेल मिलना संभव नहीं था। जब 2018 में यही केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये साफ कहती है, सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ये निर्णय पर पहुंचती है कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चूँकि आप पब्लिक सर्वेंट्स को आपको समय देना चाहिए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये इसके अंतर्गत अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 है वो वायलेट होती है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उसका भी वायलेशन होता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी इसका भी वायलेशन होता है। पार्लियामेंट में पुनः एक बिल पास करके इसे जैसे पहले थे वैसे ही इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इसको पहले से जैसे थे वैसे ला दिया गया। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है।
जिसमें 3 जज बेंच जो कि AM खान विलकर द्वारा हेड किए जाते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के इस एक्ट को वैलिड डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, वो कोई भी लॉ ऐसा लॉ पास कर सकती है। अब हम मुड़ते हैं पीछे। यही केस 1978 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जाता है। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि एक्यूज्ड पर्सन कन्विक्ट होने से पहले, दोषी साबित होने से पहले अगर उन्हें बेल नहीं दी जाती है तो उनके पर्सनल लिबर्टी का डिप्रीवेशन है। अब हम मुड़ते हैं पीछे। जितना कुछ अभी हो रहा है, क्या इससे हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है? आपको क्या लगता है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। जहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि नहीं, जब तक कि वो दोषी नहीं माने जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेज में है ना, जब तक कि वो दोषी नहीं माने जाते हैं, नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेज में जब तक भी वो दोषी नहीं माने जाते हैं, आप उन्हें जेल में नहीं रख सकते, आप उन्हें बेल दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें बेल दी जानी चाहिए, थोड़ी राइट दी जानी चाहिए? क्या ये डेमोक्रेसी को खतरा है? कई मुख्यमंत्री हैं जो कि आसानी से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। अधिकतर अपोजिशन पार्टी के यहाँ ED रेड्स करती हैं, CBI रेड्स करती हैं। और ऐसा ही केस जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, डेमोक्रेसी है क्या? क्या है डेमोक्रेसी? जिसमें कि हम और आप अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, है ना? खुद चुनते हैं हम अपनी सरकार को। उसी प्रकार जब हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए, हमने मेयर चंडीगढ़ में भी तो आम जनता ने ही मेयर को चुना था ना। वहाँ क्या हुआ? वहाँ साफ तौर पे जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, जिनके द्वारा वो साफ तौर पे CCTV फुटेज उनकी वायरल हुई, जिसमें वो दोषी पाए गए। क्योंकि मेयर के इलेक्शन में कैंडिडेट्स जो हैं, आपके कैंडिडेट्स, आप और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे, वो जीत रहे थे, परंतु उनके कुछ वोट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कर दिया गया, इलीगल वैलिड कर दिया गया, जिनके द्वारा इलेक्शन वो वहाँ कंडक्ट किए गए थे। परंतु यही केस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाकर देख लो, सुप्रीम कोर्ट साफ कह रही है, इट इज मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया आपने। क्या है भाई? जितने अच्छे से इलेक्शंस होने चाहिए थे, सब साफ दिख रहा था, एकदम क्लियर दिख रहा था कि ये मेयर की जीत किनके पक्ष में जाती है। फिर आपने ऐसे साफ तौर पे खुलेआम चीटिंग की आपने। ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाकी आप खुद समझदार है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है या नहीं है। ऐसे कई एक्टिविटीज देखे जा सकते हैं जो कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर भी हो रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी इश्यू होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी केस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अंतर्गत भी मैं देखता हूं, आप भी देख रहे हैं कि साफ SBI द्वारा ये साफ इनकार किया जाता है कि नहीं, मुझे जून में ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसने भी दिए हैं, जून में लिस्ट जारी करने के लिए समय चाहिए। जून तक क्यों भाई? जून तक क्यों? बारीकी सी चीज है, सोचने वाली बात है। चूंकि जून तक हमारे देश में इलेक्शन समाप्त हो रहे थे। इलेक्शन समाप्त होने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैं इलेक्शन समाप्त होने के बाद ही ये जारी करूंगा। क्यों? इसके पीछे कोई तो वजह होगी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप वजह सोचिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बाकी इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट सोच समझ कर दे, किसे देना है नहीं देना है। थैंक यू। तब तक मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।